ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज हम बात करेंगे 18 और 19 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स की। और चलिए शुरुआत करते हैं। इनकेस आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बातें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। यू नीड टू सर्च @KKatpal। आपको बस इतना ही सर्च करना है @KKatpal, और आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ्स और अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएंगी। ये लिंक्स भी लगे होते हैं और पीडीएफ्स भी होती हैं। ठीक है। ये जो हमारा ऑफर है 649 वाला 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन का, इसका आज लास्ट डे है। किसी को अगर परचेज करना हो, टुडे इज द लास्ट डे फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। इसके बाद 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। फिर 1 ईयर एंड 2 ईयर्स का ही सब्सक्रिप्शन हमेशा के लिए अवेलेबल आपके लिए जैसे यूजुअली रहता है वैसा ही रहेगा। 6 मंथ्स का वी आर गोइंग टू क्लोज इट टुडे। ठीक है। तो अगर किसी को परचेज करना है तो गो फॉर इट, नहीं तो फिर आपको इन प्राइसेस पे, और इन प्राइसेस पे फिलहाल जो 30% ऑफ चल रहा है उसका भी आप समझ लीजिए आज लास्ट डे है, तो ये प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। आज की पहली न्यूज जो आई है वो आई है आरबीआई से। आरबीआई ने यहाँ पर 21 लाख रुपीस का फाइन इंपोज किया है। किसके ऊपर? फोन पे के ऊपर। फोन पे कंपनी के ऊपर यहाँ पर 21 लाख रुपए का फाइन इंपोज किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो फाइन इंपोज किया गया, ये किया गया अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 31 एंड सेक्शन 26 के तहत। तो जब भी फाइन वाली न्यूज आती है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी अमाउंट कितनी है। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो किस सेक्शन के अंडर यहां पर आपका इसको किया गया है, आपका इसका फाइन लगाया गया है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होती है। एंड द नेक्स्ट थिंग जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है इसका रीजन। कारण क्या रहा, रीजन क्या रहा। रीजन यहां पर जो बताया गया वो बताया गया कि फोन पे के एंड पर जो डे का बैलेंस है उसके एस्क्रो अकाउंट में उस कंपनी का, वो लेस देन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग पीपीआई एंड पेमेंट ड्यू टू मर्चेंट ऑन सर्टेन डेज एंड कंपनी डिड नॉट रिपोर्ट शॉर्टफॉल इन दिस सैड एस्क्रो अकाउंट टू आरबीआई इमीडिएटली। कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए क्या होता है बेसिकली। यहां पर एक, जब भी आप फोन पे पेमेंट करते हैं, फोन पे आप पेमेंट करते हैं, फोन पे के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, आपने कोई भी चीज परचेज की तो आपने मर्चेंट के पास पेमेंट की, मतलब कि आपके फोन से, आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ, माइनस हुआ, और ये मर्चेंट के पास यहां पर ये पैसा प्लस हुआ। हम इतना समझते हैं, इतना जानते हैं कि मेरे यहां से पैसा कटा और मर्चेंट के पास पैसा पहुंच गया। मर्चेंट मतलब जो दुकानदार है उसके पास पैसा पहुंच गया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपके यहां से आपका जो अकाउंट है इसमें से पैसा तुरंत डिडक्ट हो जाता है, माइनस का साइन है, माइनस हो जाता है, लेकिन ये पैसा इमीडिएटली यहां पर जो मर्चेंट के पास प्लस नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। ये कब होता है? ये जो पैसा माइनस होता है ये आपका पैसा फोन पे के पास, जो फोन पे ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी जो भी मीडिएटर कंपनीज हैं, जो भी आपका इस तरह के यूपीआई या जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करते हो, उनके पास ये पैसा पहुंचता है। अब ये पैसा बहुत सारे लोगों के अकाउंट से माइनस होता हुआ इनके पास पहुंचेगा। पहुंचेगा, एग्री करते हो? पूरा दिन में बहुत सारे लोग इनमें ट्रांजैक्शन करेंगे, बहुत के पास पैसा पहुंचेगा, और ये आगे इस पैसे को बहुत सारे मर्चेंट्स को ट्रांसफर करेंगे, है ना। अब हो सकता है कि मान लीजिए ये एक पर्सन है, एक पर्सन, मान लीजिए कोई दुकान है, कोई कपड़े की दुकान है, कोई क्लोथ मर्चेंट है। अब इस क्लोथ मर्चेंट के पास यहां पर बहुत सारे कस्टमर आए, ए भी आया, बी भी आया, सी भी आया, डी भी आया, राइट। एक दिन में, सिंगल डे में, मान लीजिए आज 19 तारीख है तो 19th को ये लोग यहां पर इसके पास शॉपिंग करने आए। तो इन्होंने, ए ने, बी ने, सी ने, डी को फोन पे के थ्रू पेमेंट करी, और फोन पे, ये मान लीजिए फोन पे है, तो फोन पे के पास पैसा पहुंच गया। ठीक है। अब फोन पे यहां पर इस तरह से जो पैसा जो फोन पे के थ्रू आया है, और वो सारा का सारा पैसा किसको पहुंचना चाहिए था? इस सिंगल क्लॉथ मर्चेंट को जाना चाहिए था। तो फोन पे क्या करता है, इसकी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स ना करके ये सारा का सारा पैसा एक साथ अपने पास रखा। मान लीजिए इन सबका टोटल यहां पर 10,000 रुपए था, तो 10,000 रुपए इस फोन पे ने अपने पास रखा, और इस 10,000 को एक साथ आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स, जो भी उसका एक साइकिल है जिसको हम सेटलमेंट साइकिल बोलते हैं, ये पैसा 10,000 रुपए की एक सिंगल एंट्री, अलग अलग एंट्री नहीं,
अलग अलग एंट्री नहीं, एक सिंगल एंट्री 10,000 रुपए की अमाउंट की यहां पर इस क्लोथ मर्चेंट को भेज दी। ठीक है, इस तरह से यहां पर यह काम करता है एक सेटलमेंट साइकिल, सेटलमेंट पीरियड या सेटलमेंट ही कह लीजिए इसको, इस तरह से काम करता है। अब यहां पर जो बीच में जो अकाउंट था फोन पे के पास, जहां पर यह पैसा एक बार इकट्ठा हुआ है, अब इस अकाउंट को यहां पर मेंटेन किया जाता है और उस अकाउंट को कहा जाता है एस्क्रो अकाउंट। ये एस्क्रो अकाउंट स्पेसिफिकली इस फोन पे, गूगल पे वगैरह मर्चेंट अकाउंट के रिलेशन के लिए नहीं होता है। एस्क्रो अकाउंट इज अ यूनिवर्सल टर्म जो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से यहां पर काम करती है, अलग अलग बैंकिंग टर्म्स के साथ ये कनेक्ट होती है। तो अकेला एस्क्रो अकाउंट का मतलब केवल और केवल आप इसको ये फोन पे और गूगल पे के एग्जाम्पल से मत रिलेट कीजिए। एस्क्रो अकाउंट का केस किसी और फंडे में भी यहां पर चल सकता है। तो एस्क्रो अकाउंट एक प्रकार से कॉमन अकाउंट होता है जहां पर पैसा, जिस पैसे का जो एस्क्रो अकाउंट में पैसा पहुंचा उसके बाद वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक्चुअल में एस्क्रो अकाउंट में पहुंचा हुआ पैसा अभी फाइनल नहीं हुआ किसका है। एस्क्रो अकाउंट में पहुंचे हुआ पैसा इज नॉट फाइनल कि किसका है। एस्क्रो अकाउंट के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए एस्क्रो अकाउंट में 100 रुपए जाते हैं, हो सकता है इसमें से फोन पे वाला 1 रुपए अपना कमीशन काटे और बाकी 99 रुपए यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करे, ट्रांसफर करे। तो फिर एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा आया दैट इज नॉट एट ऑल कि वो पूरा पूरा हक उसी पर्सन का जिस पर्सन को ABCD ने पेमेंट करी थी, है ना। लाइक दी मेरे कोर्सेज में आप जब परचेज करते हो तो सिमिलर हमारा भी ऐसे रहता है। हमारा जो कोर्स का प्राइस आपके यहां से, मान लीजिए आपने 100 रुपए पे किए, तो 100 रुपए अगर आपका प्राइस वहां से गया, आपके खाते 100 रुपए गया, बीच में एस्क्रो अकाउंट में पैसा जाएगा और एस्क्रो अकाउंट में पैसा 100 रुपए ही जाएगा, लेकिन मेरे पास 100 रुपए नहीं आता पूरा, मेरे पास 100 रुपीज नहीं आता। मेरे पास जो एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करने वाली एजेंसी है, रेजर पे है, वो अपना कमीशन काटती है। मेरा जो प्लेटफॉर्म मेंटेन हो रहा है, जो कंपनी इस प्लेटफॉर्म को मेंटेन कर रही है, जो आप तक क्लासेस, पेड क्लासेस पहुंचाती है, जो सब चीजें मैनेज करती है, जो टेक्निकल सपोर्ट है हमारा, उनका अपना अलग से कमीशन है, वो उसमें से कट जाता है। रेजर पे का कमीशन अपना कट जाता है। और भी जो एक्सपेंसेस हैं जो पर्टिकुलर इस पूरे पूरे हमारे जो डाटा क्या बोलते हैं, डाटाबेस है या जो टेक्निकल थिंग्स है उनको मैनेज करने के लिए, तो उन सब का कमीशन कटकर मेरे पास पूरा पूरा 100 नहीं पहुंचता है। तो दैट इज हाउ एस्क्रो अकाउंट वर्क। तो एस्क्रो अकाउंट से पैसा फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसमें से हो सकता है मेरे पास 50 रुपए आ रहा हो, 50 रुपए बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। ठीक है, आई होप सो कि पॉइंट समझ गए होंगे एस्क्रो अकाउंट का। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि जो यहां पर आरबीआई ने कहा फोन पे के पास एंड ऑफ द डे बैलेंस जो था एस्क्रो अकाउंट में वो कम था, लेस देन द वैल्यू आउटस्टैंडिंग पीपीआई, यानी कि एक्चुअल में जितना होना चाहिए था उस एस्क्रो अकाउंट में पैसा उतना था ही नहीं उसमें अंदर। यानी कि मान लीजिए इतने सारे पैसे लोगों से पैसा, मान लीजिए मुझे 100 रुपए मिला था, तो उस अकाउंट में 100 रुपए होना चाहिए था ना एस्क्रो अकाउंट में, लेकिन उसमें एस्क्रो अकाउंट में कम पैसा था, कम पैसा था, 90 था, 80 था, जितना भी था। और पेमेंट जो ड्यू थी मर्चेंट्स को सर्टेन डे, यानी कि 100 रुपए में से जो भी पैसा यहां पर मर्चेंट्स को दिया जाना था इस एस्क्रो अकाउंट से, वो यहां पर कंपनी डिड नॉट रिपोर्ट शॉर्टफॉल। और कंपनी ने कहा, कंपनी ने, फोन पे ने रिपोर्ट ही नहीं किया हमारा पैसा कम है जी इसमें अंदर, एक्चुअल में 100 रुपए आना चाहिए था लेकिन 100 रुपए ना आकर इसके अंदर कम पैसा आया, इसके अंदर 80 रुपए पड़ा था, इसके अंदर 70 रुपए पड़ा था, इसके अंदर 60 रुपए पड़ा, जितना भी पड़ा था, लेकिन कम पैसा पड़ा था। और कंपनी ने इस चीज के बारे में आरबीआई को इमीडिएटली नहीं बताया। अब आप कहोगे सर नहीं बताया तो नहीं बताया, क्या हो गया अब। और पहली चीज आपके दिमाग में ये सर पैसा कम क्यों आया, पैसा कम क्यों है। आखिरकार आपका पैसा तो कस्टमर के अकाउंट से कट गया, लेकिन एस्क्रो अकाउंट में पैसा कम क्यों है। यानी कि देयर कुड बी मैनी रीजंस। हो सकता है कि किसी तरह की यहां पर पीछे कोई गड़बड़ चल रही हो जिसके कारण फोन पे का कस्टमर के अकाउंट से पैसा पूरा कट रहा है, लेकिन फोन पे के एस्क्रो अकाउंट में पूरा पैसा नहीं आ रहा, कोई पैसा कहीं और जा रहा है किसी तरह से, कोई 10 रुपए कहीं और किसी अकाउंट में जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट हो रहा है। फोन पे उन पैसे का इस्तेमाल एक दिन के लिए किसी और काम के लिए कर रहा है। ये भी तो हो सकता है फोन पे उस पैसे के इस्तेमाल ना जाने कितने एक दिन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, यू नेवर नो, है ना। और ये भी हो सकता है कि किसी कारण टेक्निकल इश्यू की वजह से वहां पर पैसा कम पहुंचाओ, कि किसी कारणवश यहां से कट गया लेकिन आगे पैसा नहीं पहुंचा, ये भी हो सकता है। तो जो भी रीजन था, जो रीजन यहां पर नहीं डिस्क्लोज किया गया है, लेकिन जो भी रीजन था इसके पीछे, बस उसमें यह था कि जो शॉर्टफॉल था, जो पैसा लिया ज्यादा गया लेकिन पहुंचा कम, और आगे मर्चेंट के पास भी तो पैसा पहुंचाना है सारा का सारा। तो इस सिस्टम में यहां पर देयर वाज सम शॉर्टफॉल, और इसी चीज को यहां पर आरबीआई ने ध्यान में रखते हुए कि उनके ऊपर फाइन लगाया 21 लाख रुपए का। ठीक है, आई होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों फोन पे के ऊपर 21 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है।
चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। सीसीआई ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है आपका एक्विजिशन ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड बाय पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। सो यहां पर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का जो एक्विजिशन है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड से होने वाला है। तो पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड जो है वो 100%, दैट इज दी मिनिमम 95%, मैक्सिमम 100% यहां पर जेपी एसोसिएट्स में अपना यहां पर जो है स्टेक परचेज करने वाली है। इसका अप्रूवल सीसीआई के द्वारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दे दिया गया है। सीसीआई एक ऐसी एजेंसी है जो ये इंश्योर करती है कि जब भी कोई एक्विजिशन हो या जब भी कोई चीज यहां पर सेल परचेज हो, स्टॉक्स का मतलब कि जब एक्विजिशन के पर्पस से सेल्स शेयर्स का सेल परचेज हो तो उसमें मोनोपोली ना बन जाए मार्केट में कि दो कंपनीज मिलकर मर्ज होकर ही मोनोपोली क्रिएट कर ले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज यहां पर सीसीआई इंश्योर करती है, इसीलिए यहां पर इनका पहले आपका किया जाता है एक सीसीआई के द्वारा अप्रूवल। ये रिसेंटली जिन जिन का एक्विजिशन या किसी तरह का हुआ है उसका एक टेबल है। आई होप सो कि ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करने में मदद करेगा। नाबार्ड ने लॉन्च करने का फैसला किया सीडीसीआई प्लेटफॉर्म फॉर दी रीजनल रूरल बैंक। सीडीसीआई प्लेटफॉर्म है सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर आरआरबीज के लिए नाबार्ड यहां पर लॉन्च करेगा। ये आखिरकार सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर आपका एक ऐसा सिस्टम है जो कि यहां पर रीजनल रूरल बैंक्स के जो क्रेडिट डिलीवरी है, यानी जो क्रेडिट प्रोसेसिंग है, यानी कि जो लोन दिया जाता है उसको पूरा यानी कि एप्लीकेशन से लेकर उस लोन को सैंक्शन करना, उस लोन को लोगों तक पहुंचाना, डिसबर्स करना, उनके खाते में पैसा डालना, वो सब जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को बहुत ही आसान बना देगा ये सीडीसीआई प्लेटफॉर्म। ये सीडीसीआई प्लेटफॉर्म यहां पर नाबार्ड बना रहा है और इस सीडीसीआई प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि एक ये यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म ही बनाया जा रहा है जिसमें सारे के सारे आरआरबीज इंडिया के जो है उनको जोड़ दिया जाएगा। उनके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म रहेगा। वो ऐसा नहीं है, अभी तक क्या होता है बैंक्स का अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, कोई बैंक किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, कोई बैंक की क्या एप्लीकेशन है, कोई बैंक का कोई प्लेटफॉर्म है, किसी तरह से अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर सीडीसीए के इंप्लीमेंट होने के बाद यहां पर जितने भी एग्जिस्टिंग आरआरबीज हैं उनका यहां पर जो प्रोसेस है लोन प्रोसेसिंग का वो आसान हो जाएगा, जिससे ना ही केवल वहां का स्टाफ की एफिशिएंसी बढ़ेगी बल्कि साथ ही साथ यहां पर आपका जो कस्टमर है उसको भी लोन मिलना आसान हो जाएगा, कम समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जो मैंने आपको पहले भी कहा कि एक सारे के सारे बैंक्स का एक कॉमन टाइप का प्लेटफॉर्म रहेगा। सभी के सभी बैंक्स जो हैं आरआरबी जो है वो एक सिंगल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से यहां पर आपका जुड़ जाएंगे। लैंड रिकॉर्ड्स उससे देख सकते हो, सिबिल वहां से निकाल सकते हो, आधार वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो कोई भी केवाईसी करनी है, किसी भी फार्मर्स का लैंड रिकॉर्ड निकालना है, उसकी सिबिल चेक करनी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो चाहिए, वो सब क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट चाहिए, वो सब वहां पर उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सकता है वन शॉट में। सो दैट वाज द सीडीसीआई प्लेटफॉर्म बाय द नाबार्ड। नेक्स्ट न्यूज, एक और एक्विजिशन देखने को मिला है और ये एक्विजिशन है अपोलो हॉस्पिटल्स के द्वारा। अपोलो हॉस्पिटल्स जो है इसने अनाउंस किया है 30.5% स्टेक इन इट्स सब्सिडरी, उसकी एक सब्सिडरी अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड। इसके अंदर यहां पर आईएफसी जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, IFC-EF अपोलो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये 1254 करोड़ रुपीस का इसका स्टेक है। 30.5% आपकी शेयर है। सो 30.5% उसके अंदर हिस्सा है। 1254 करोड़ रुपए यहां पर आपका कंपनी के हैं। तो 30.5% 1254 करोड़ रुपीस के साथ अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने यहां पर अपना एक प्लान जो है वो अनाउंस किया है। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अनाउंस्ड इट्स प्लान टू एक्वायर 30.5% स्टेक इन दिस सब्सिडरी। सिंपल सी न्यूज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक्विजिशन इन्वॉल्व्स द परचेज ऑफ ओवर 41.65 मिलियन इक्विटी शेयर्स which will raise AHEL ownership in AHLL to 99.42% with the remaining 5.58% held under employee stock option plan। ओके, तो यहां पर इतना जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है यहां पर आपके दैट इज दी 41.65 मिलियन इक्विटी शेयर जो है एंड दैट इज इक्वलेंट टू 99.42% स्टेक। अब इतना जो अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड का इतना प्रतिशत हिस्सा उसके अंदर हो जाएगा इस
परचेजिंग के बाद इतना रह जाएगा, और बाकी 0.58% और बचा है, ये एम्प्लॉइज के लिए होगा। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉइज को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, उस केस में होगा। तो इतना परसेंट एक्वायर करने के बाद, इतने रुपए लगाने के बाद उनका हिस्सा इतना हो जाएगा, और 0.58% एम्प्लॉइज के लिए बचेगा। अगली न्यूज यहां पर आई है, पीएफआरडीए ने यहां पर आपका एक्सटेंड किया है वन टाइम ऑप्शन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिन्होंने यहां पर सर्विसेज जो है, यानी जो जॉब जो है वो 1/4/2025 से लेकर 31/8/2025 के बीच में अगर उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उनको यहां पर आपका वन टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो यहां पर जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम में स्टार्टिंग में ऑप्ट कर लिया था, अब वो स्विच कर सकते हैं यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो स्विच कर सकते हैं। ये यहां पर आपका पीएफआरडीए ने वन टाइम ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दे दिया है। तो वन टाइम ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिया गया है जिन्होंने ज्वाइन किया था 1/4/25 से लेकर 31/8/2025 के बीच में। इनको ऑप्शन दिया गया है नेशनल पेंशन सिस्टम आपका टू माइग्रेट टू दी यूपीएस में स्विच करने का। दिस ऑप्शन में बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर 30/9/2025 इन अलाइनमेंट विद द कट ऑफ डेट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब फॉर अदर एलिजिबल कैटेगरीज अंडर दी यूपीएस। ठीक है, तो यहां पर 30/9/2025, ठीक है, 30/9/2025 से पहले यहां पर आप ये चीज कर सकते हो, क्योंकि 30/9/2025 एक बार पहले भी मैंने इस तरह की न्यूज पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें यहां पर यूपीएस में स्विच करने का, जिसमें 30/9/2025 कट ऑफ डेट थी। तो वही कट ऑफ डेट इस पर्टिकुलर पर्पज से भी बताई गई है जिन्होंने 1 अप्रैल के बाद आपकी गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की है। हाँ, ये देखो वही चीज लिखी है, 30 सितंबर 2025 लास्ट डेट थी नॉर्मली एलिजिबल एम्प्लॉइज और पास्ट रिटायरीज की। ये मैंने पिछले दिनों में आपको बताया भी था। ये देखो ये न्यूज वही है, यही वही न्यूज है जो यहां पर लिखी हुई है, हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट न्यूज, बहुत ज्यादा पूरी न्यूज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें सीज बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कुछ सीज किया है वीड वगैरह को, नहीं, हमें कुछ याद नहीं करना है। सिर्फ इस न्यूज को कराने का मेरा मोटिव यही है कि ऑपरेशन वीड आउट के बारे में बताना, बस इतना ही याद रखना है आपको कि ऑपरेशन वीड आउट क्या है। ऑपरेशन वीड आउट बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक मिशन है जिसके तहत जो वीड है, जो एक नशीला पदार्थ है, उसको यहां पर एलिमिनेट किया जा रहा है। जो उसको स्मगल किया जाता है यहां पर, उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन वीड आउट का को शुरुआत की गई। पूरे इंडिया में इसको रन किया गया अंडर दी नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत। तो ये एक्ट याद रख लेना, ऑपरेशन वीड आउट क्या है बस ये याद रख लेना। बाकी कितना पकड़ा, क्या पकड़ा, कहां पकड़ा गया, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है चलो जीते हैं। एक मूवी थी चलो जीते हैं नाम की मूवी, जो कि यहां पर इंस्पायर्ड है यहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिंदगी से। और ये जो मूवी है ये उनके चाइल्डहुड इंसिडेंट को बताती है। और इस मूवी में एक व्यक्ति है जिसका नाम नारू है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की यहां पर जो फिलॉसफी है उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी को अलग तरीके से यहां पर जीने की सोची। तो नारू जो है उसके बारे में पूरी मूवी है चलो जीते हैं। और ये मूवी ऐसा नहीं है कि अभी की मूवी है, ये मूवी 2018 में आई थी, एक शॉर्ट मूवी थी और ये काफी फेमस हुई थी उस टाइम पे। तो इस मूवी को अभी दोबारा से रिलीज करने का फैसला किया गया और इवन इस मूवी ने नेशनल अवार्ड भी जीता था। तो चलो जीते हैं मूवी जो है बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। ओनली दोज आर ट्रूली सक्सेसफुल हु लिव फॉर अदर्स। इस फिलॉसफी पर आधारित यहां पर यह मूवी, इसको रिलीज किया गया था 2018 में और अभी फिलहाल इसको दोबारा से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में पूरे इंडिया में अलग अलग लोकेशन पर रिलीज किया गया है, दिखाया जाएगा। यह मूवी जो है नेशनल अवार्ड जीत चुकी है बेस्ट नॉन फीचर फिल्म और फैमिली वैल्यूज की कैटेगरी में, जिसको डायरेक्ट किया था मंगेश हदावले और यहां पर आनंद एल रॉय और महावीर जैन ने यहां पर इसको प्रस्तुत किया था, प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये यहां पर आपकी पूरी मूवी चलो जीते हैं स्पेशल स्क्रीनिंग होने वाली है। 2018 की मूवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन से इंस्पायर्ड ये मूवी और नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है आपका बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में। नेक्स्ट है मिजोरम से खबर आती है। मिजोरम में हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे और जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक बैराबी सायरांग न्यू रेल लाइन मिजोरम में इसका उद्घाटन किया। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं,
हो सकता है कि आप बहुत बार करंट अफेयर्स एक या दूसरे सोर्स से भी पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनने को पढ़ने को मिलती होंगी जिसमें आता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस स्टेट में गए, यहाँ गए, इस देश में गए, वहाँ उन्होंने ये किया, वहाँ उन्होंने ये किया। एन नंबर ऑफ न्यूज़, खासकर पिछले कुछ महीने से, एक दो महीने से तो ये न्यूज़ का बहुत ज़्यादा एकदम से हमारे ऊपर आ रहा है, एकदम से प्रेशर आ रहा है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। उसके अंदर ये मिजोरम वाला भी था, उसके अंदर मणिपुर वाला भी है, और भी वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एज पर माई टीचिंग एक्सपीरियंस, एज माई थिंग्स, उसके अंदर मैं एक चीज आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि जो मैंने देखा है वहां पर बहुत बार ऐसा होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज की नींव रखी, ये चीज किया, ये चीज किया गया। सभी के सभी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, सभी चीजें आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई चीज जो वहां पर कोई फर्स्ट टाइम की गई, ऐसी कोई चीज जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के पर्पज से है, ऐसी कोई चीज जिसने कोई रिकॉर्ड ही बना दिया है, कोई भी ऐसा न्यूज, कोई भी ऐसी चीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब वहां पर उन्होंने मान लीजिए किसी हॉस्पिटल की नींव रखी, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। हाँ, ये न्यूज है कि इंडिया के पहले कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखी गई, इंडिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल ही नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर ऐसी नींव रख दी, इस पुल की नींव रख दी जी, ये ब्रिज की नींव रख दी है, अब ब्रिज बहुत खास है, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ब्रिज है, दैट इज ओके। लेकिन वहां पर, क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात बताऊं, ये सब चीजें फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है, ये सब चीजें आपको भी पता है कि ये क्यों की जाती हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का बेसिक एक मोटिव होता है इस सब चीजों के पीछे। क्योंकि इधर इलेक्शंस हैं, या कोई और रीजन है, या कोई पुराना कोई इलेक्शन का मैनिफेस्टो था, उस पर्पज से यहां पर ये सब चीजों को आगे किया जाता है। फर्स्ट चीज तो ये है, नेशनल इंपॉर्टेंस भी है, स्टेट इंपॉर्टेंस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस भी है, लोगों के भलाई भी है, वो तो है यही। लेकिन मैं एक एग्जाम पॉइंट से बात कर रहा हूं, एग्जाम पॉइंट से इस तरह की खबरें मैंने आज तक नहीं देखी हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी खबरें जो है जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लाइक यहां पर जो मैं अब न्यूज कराने वाला हूं, ये खबर यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी मोदी जी वहां गए, इसके अलावा भी मिजोरम में बहुत सारी एन नंबर, मतलब कम से कम मैं पढ़ाने लगता तो 4 पन्नों की ये खबर बन जाती। लेकिन मुझे नहीं लगा वो बिल्कुल भी कोई चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा इस मामले में ध्यान रखा करो। इसलिए मेरी करंट अफेयर्स बिल्कुल टू द पॉइंट, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम सेंटर का वही पढ़ाता हूँ। आलतू फालतू पढ़ाने के लिए मेरे पास भी कंटेंट बहुत ज्यादा है, मैं भी 30-40 न्यूज एक दिन में पढ़ा सकता हूँ। मेरे को तो मैं पढ़ाकर चला जाऊंगा, याद तो आपको करना है ना। तो मुझे ये शौक नहीं है कि मैं भाई इस तरह की कुछ चीजें करूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलेंगे। तो प्रैक्टिकली अगर आपको ये चीज मुझे बताना इसलिए जरूरी है, क्योंकि कई लोग अब मान लीजिए कंपैरिजन करते हैं, है ना। जैसे इस न्यूज को मैंने पढ़ा तो आप कहीं और जाके हुए और न्यूज़पेपर उठ लिया, गया फिर एडिटोरियल कोई आ गया, उसके अंदर आपको मिजोरम की और खबरें मिल गई। अरे यार ये क्या हो गया, कपिल सर ने मिजोरम की 1 पन्ने की न्यूज कराई थी, यहाँ तो 5 पन्ने हैं यार, एग्जाम में आ गया तो मेरा क्या होगा। घबराया मत करो, अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है घबराया मत करो, जो चीज करा रहे हो बिल्कुल सही करा रहे हो, बहुत सोच समझ के करा रहे हो, बहुत एक्सपीरियंस के साथ करा रहे हो, ठीक है। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी टीचर आए और आपको दिन में 30-40 खबरें करा दे, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होता है जो 30-40 खबरें आ रही हैं उसमें 15 से 20 इंपॉर्टेंट कराए, बाकी 10 वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्किप करवा दे, कि स्टूडेंट्स को दे ही ना कि भाई ये करने की जरूरत नहीं, क्या ही करना है तुम्हें फालतू पढ़ के। दैट इज दी एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस काम आता है ना। ऐसे 7 साल पढ़ा लिया जी मैंने, 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, क्या करूंगा 8 साल, तुम्हें बोल के क्या होगा। बोल उस इस बैटर की उस चीज को इंप्लीमेंट करो, कि जो आलतू फालतू कर उनको एलिमिनेट करके वही चीज पहुंचाओ स्टूडेंट्स तक जो उनके काम की है ना। फिर वो फिर 7-8 साल का एक्सपीरियंस काम ही क्या करेगा, जब अगर यही नहीं मुझे एज अ टीचर करना है ठीक है, वो सभी सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। खैर 51.38 किलोमीटर का एक बेराबी सैरांग बेराबी सैरांग 51.38 किलोमीटर का ये बेराबी सैरांग रेल लाइन मिजोरम में यहां पर आपकी ओपन की गई। ये न्यू रेल लाइन जो है आइजवाल को इंडियन रेलवे से पहली बार कनेक्ट कर रही है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी ना, आइजवाल इज गोइंग टू कनेक्ट फर्स्ट टाइम। और 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है जहां पर गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर में पहले भी रेलवे लाइंस हैं, लेकिन मिजोरम में आइजवाल में आज तक रेलवे लाइन नहीं थी, तो ये पहली बार हुआ है कि वहां रेलवे लाइन बनी। और इवन पहली राजधानी एक्सप्रेस, सायरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी यहां पर रन की गई, जो कि आइजवाल और दिल्ली को कनेक्ट करेगी। तो मिजोरम से चलने वाली यहां पर रेलवे लाइन, जिसमें यहां पर इस जगह को कनेक्ट किया गया, जिससे यहां पर मिजोरम भी यहां पर अब हमारे रेलवे सिस्टम से जुड़ चुका है, ठीक है। चलो
अगली न्यूज यहां पर, ये न्यूज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कुछ समय पहले। एक बार फिर से इसको यहां पर सामने रिमाइंड करवाया गया हमारे देश की सरकार के द्वारा कि 1 अक्टूबर 2025 से ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द ओपनिंग ऑफ जनरल रिजर्वेशन, रिजर्व जनरल टिकट्स केवल और केवल बुक की जा सकती है थ्रू दी वेबसाइट ऑफ इंडियन रेलवे, आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर, ओनली बाय द आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर्स। ऐसे यूजर्स जिनका आधार ऑथेंटिकेशन आप कर रखा है, जिनकी आईडी जो है, जो आपकी आईआरसीटीसी की यूजर आईडी होती है, उसमें आधार के थ्रू आपने उसको कनेक्ट कर रखा है, आधार के थ्रू आपने लॉगिन कर रखा है, वही व्यक्ति 1 अक्टूबर 2025 से जो पहला 15 मिनट स्टार्ट होता है, जब जनरल रिजर्वेशन स्टार्ट होती है, तो पहले 15 मिनट में वही केवल लोग उसको बुक कर पाएंगे, रिजर्व जनरल टिकट्स को बुक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे पहले 15 मिनट। अब ये इसलिए किया गया क्योंकि बहुत बार देखने को मिला कि रैंडम बहुत सारे यूजर्स ऐसे नकली बैठे होते हैं, अलग अलग नकली आईडी बना लेते हैं, फोन नंबर से अटैच कर लेते हैं और लोगों को टिकट्स मिल ही नहीं पाती है। तो देयर शैल हाउएवर बी नो चेंज इन द टाइमिंग्स ऑफ बुकिंग ऑफ जनरल रिजर्व टिकट थ्रू कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटर। अगर आप रेलवे के काउंटर पे जाते हैं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन करते हैं तो आपको ये चीज होगी। ऑल्सो कोई भी बदलाव नहीं इन द टाइमिंग और रिस्ट्रिक्शन ऑफ 10 मिनट्स ऑफ ओपनिंग ऑफ जनरल रिजर्वेशन ड्यूरिंग विच ऑथराइज्ड टिकटिंग एजेंट्स ऑफ इंडियन रेलवे शैल नॉट बी अलाउड। और ये भी किया गया था, जो एक टिकटिंग एजेंट्स है इंडियन रेलवे के, वो भी यहां पर स्टार्टिंग के 10 मिनट में यहां पर नहीं कर सकते। ये भी शुरू से चला रहा है और इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो देयर शैल बी नो चेंज इन दिस ऑल्सो एंड देयर शैल बी नो चेंज इन दिस। चेंज क्या है? बस वो चेंज ये है कि पहले 15 मिनट 1 अक्टूबर 2025 से आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही कर पाएंगे ऐप और वेबसाइट के थ्रू टिकट बुकिंग, जब भी आपकी किसी भी ट्रेन की टिकट्स को बुकिंग उसकी शुरू होती है। नेक्स्ट न्यूज आपकी आई है अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, जो नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा मेगा टिंकरिंग डे सेलिब्रेट किया गया था। याद होगा आपको, आई डोंट नो, पता नहीं याद है कि नहीं याद, लेकिन डेफिनेटली अगस्त 12 2025 को याद होगा आपको, मैंने एक न्यूज भी कराई थी एक दिन बाद। 47335 स्टूडेंट्स 9467 अटल टिंकरिंग लैब्स, पूरे इंडिया में अलग अलग स्कूल्स में जो लैब एस्टेब्लिश हैं, इन लैब्स में इतने सारे स्टूडेंट्स ने यहां पर एक साथ मिलकर यहां पर स्वच्छ भारत के लिए यहां पर एक DIY खुद से बनाया गया वैक्यूम क्लीनर, DIY डू इट योर, है ना, डू क्या होता है ये, है ना, डू इट योर सेल्फ, ऐसा करके, हाँ यही होता है ना। तो अपने द्वारा, अपने जो भी लैब्स में सामान था उसके थ्रू यहां पर मिलकर उन्होंने वैक्यूम क्लीनर बनाया था। तो पूरे देश में पहली बार एक साथ मिलकर इतने लैब्स में इतने लाख स्टूडेंट्स मिलकर यहां पर एक चीज बना रहे, मतलब एक जगह पे नहीं बना रहे थे, बना अपने अपने लोकेशंस पर रहे थे। तो ये चीज को यहां पर एक रिकॉर्ड के रूप में प्रेजेंट किया गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को, कि ये देखो ये चीज की गई है। तो उन्होंने सारी चीजें एनालाइज की और सब चीजों को एनालाइज करने के बाद उन्होंने कहा कि दैट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट एंड हैज अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। मेगा टिंकरिंग डे एंटर द प्रेस्टिजियस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो जो एक दिन में इन्होंने DIY किया, एक साथ मिलकर यहां पर पूरे देश में यहां पर जो वैक्यूम क्लीनर्स बनाए यहां पर अलग अलग लोकेशंस पर, उसके लिए उनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई है। दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट किए इन अ टिंकरिंग एक्टिविटी इन अ सिंगल डे। टिंकरिंग एक्टिविटी मतलब जो है इनोवेशन की कुछ नई टेक्नोलॉजी के थ्रू यहां पर इन्होंने बनाया, तो उस पर्पज से इनको मिला एक सम्मान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूज आई है यहां पर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया 10 करोड़ का सेक्स सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी एट पूर्णिया बिहार। तो ये क्या चीज है? ये बेसिकली जो मिशन है, ये जो मिशन या ये जो चीज, इस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया 10 करोड़ रुपए की लागत के साथ। ये फैसिलिटी है आपका एक सीमेंट स्टेशन जो कि पूर्णिया बिहार में एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये जो सीमेंट स्टेशन है, ये बेसिकली सीमेंट स्टेशन है रिलेटेड टू दी आपका जो काउज है उनसे रिलेटेड। मैं इस न्यूज को थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर इस न्यूज को पढ़ने में आपको आसानी होगी। क्या देखिए, यहां पर हमारे देश में एक बड़ा ही प्रमुख क्या कह लीजिए, बहुत ही एक बड़ा एक तबका है जो कि डेयरी के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर है। हमारे देश में बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं काफी नंबर पर, और बहुत बड़े इंडस्ट्रीज और बहुत कुछ है। फार्मर्स की इनकम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है डेयरी के ऊपर। वो गाय पालन करते हैं, है ना, और गाय पालन करके उनका दूध निकाला जाता है और दूध बेचा जाता है, राइट। तो ये जो चीज है डेयरी के लिए, इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूध के लिए क्या चाहिए? काऊ चाहिए,
है ना, हम बचपन में गौ हमारी माता है ना, ऐसे लिखते थे, तो काऊ चाहिए। अब यहां पर काऊ की प्रोडक्शन को, मतलब काऊ के पैदा होने को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? देखो, एक होता है मेल फीमेल, सिंपल, जैसे काऊ काऊ में भी होता है, ऑब्वियस है ना। तो काऊ की प्रोडक्शन को, जो फीमेल है उसकी प्रोडक्शन को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? कैसे सर, कैसे करेंगे? अब ऐसे तो है नहीं कि ऑब्वियस है, देयर इज 50-50% चांस कि वो मेल होगा क्या फीमेल होगा। वो बछड़ा कैसे होगा? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। वी डोंट नो, है ना। कोई इसमें वैसा तो है नहीं कि भाई साहब सेक्स डिटर्मिनेशन किया और बाद में पता चला कि वो तो फिर जैसे इलीगल है वो चीज, तो जैसे इंसानों में होता है। लेकिन अगर मैं जब यहां पर जो काउज हैं, जो यहां पर आपका मीटिंग हो रही है, उस टाइम पे जो सीमेन है, वो सीमेन इंजेक्ट ही मैं वही करूं जिसके अंदर यहां पर फीमेल ही यहां पर प्रोडक्शन हो। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, इंसानों में भी यही चीज होती है। ये चीज को अब तो खैर काफी लोग इस चीज को समझ रहे हैं, नई जनरेशन इस चीज को, बात को समझ रही है। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, अगर किसी घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो हमेशा जो मदर है, यानी कि जो फीमेल है, जो औरत है, उसको यहां पर जिम्मेवार ठहराया जाता था कि तुम्हारे कारण लड़की पैदा हो रही है। लेकिन आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, देर इज नो सच रिलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ, देर इज नो सच रिलेशन ऑफ द मदर आपके सेक्स में, सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि लड़का पैदा हो रहा है लड़की पैदा हो रही है, इसमें मदर का कोई रोल नहीं होता। जो पुरुष होता है उसके जो सीमेन होता है, जब वो इंजेक्ट होता है यहां पर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो जो सीमेन है वो जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एग है उसको फर्टाइल करता है। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन द सीमन जो यहां पर गया है, जो यहां पर पार्टिकल्स गए हैं, जिसने एग को यहां पर फर्टाइल किया है, वो पार्टिकल कौन सा जाता है, क्या वो मेल वाला जाता है या फीमेल वाला जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो बनते हैं वो किस टाइप के जाते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता। तो ये एम और एफ वाले जो होता है फंडा, ये आपका मेल के सीमन के अंदर होता है। इट्स नॉट लाइक फीमेल का जो एग होता है वो फीमेल का एग है, उसके अंदर देर इज नो सच थिंग जिससे मेल या फीमेल होगा, बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, देर इज नो सच थिंग। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द किस चीज का यहां पर जो इंजेक्ट होता है फीमेल के एग के अंदर, वो किस टाइप का यहां पर आपका सीमेन जो है वो इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक धारणा बहुत सालों से चली आ रही है कि लड़की पैदा होगी तो घर की जो औरत है उसके वो दोष देना, नहीं। सिमिलर यही चीज यहां पर भी है। जो यहां पर आपका काउज के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, सीमेन से होगा। तो अगर मैं सीमेन को पहले टेस्ट कर लूं, है ना, सीमेन को टेस्ट करूं और उसी सीमेन को मैं यहां पर इंजेक्ट करूं जिससे यहां पर फीमेल ही पैदा हो, यानी काउ ही पैदा हो, तो ऑब्वियस है काउ की प्रोडक्शन यहां पर इंप्रूव हो सकती है, बढ़ सकती है, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू दी मोर एंड मोर डेयरी प्रोडक्शंस, ठीक है। आई होप सो कि मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कि इस चीज को। अब ये चीज जो है, एक तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आपने मेटिंग कराई, उसमें तो ऑब्वियस है किस टाइप का सीमेन क्या होगा, कैसे होगा, मेल होगा फीमेल होगा, कोई नहीं कह सकता नेचुरल वे में। एक होता है मीटिंग कराना यहां पर कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि सीमेन पहले कलेक्ट कर लिया गया, फिर उसमें सीमेन में वही एक्सट्रैक्ट किया गया जो यहां पर अल्टीमेटली विच विल लीड टू दी फीमेल, है ना, फीमेल प्रोड्यूस ही होगा वहां पर, कि काउ के वहां पर एग को फर्टिलाइज किया गया यहां पर किसी एक सीमेन के द्वारा, जिसमें यहां पर आपका फीमेल ही इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। तो वो एक एक टेक्नोलॉजी है, वो एक साइंटिफिक चीज है जिसके थ्रू यहां पर मीटिंग करवाई जाएगी। क्लियर है? आई होप सो कि काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसके बारे में अवेयर ही ना हो कि ऐसा कुछ भी होता है कि सर मेल फीमेल के अंदर, हम तो सोचते थे कि पता ही नहीं था कि फीमेल मेल तो पता ही नहीं, भगवान परी देती है या परा देता है, क्या पता। लेकिन एक्चुअल में जो चीज होती है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मेल, कि मेल का जो सीमेन है वो क्या कैरी करके जा रहा है एग के अंदर, जो फीमेल प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो अब आई होप सो की न्यूज पूरी समझ में आ गई होगी। अब इस न्यूज को पढ़ने में आपको मुश्किल नहीं होगी। अब पढ़ते हैं इस न्यूज को। मैं थोड़ा सा इसको ना हटा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए बेटर तरीके से। इन्होंने
किया सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी। अब सेक्स सॉर्टेड का मतलब यहां पर यही है कि जो सीमेन होगा वो केवल और केवल फीमेल वाला होगा, जिससे फीमेल ही पैदा होगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसको किया गया है, ठीक है। पूर्णिया बिहार में ये पूरा पर सीमेन स्टेशन, मतलब ऐसी जगह पर पूर्णिया बिहार में वही स्टेशन के अंदर वही सीमेन को कलेक्ट करके रखा जाएगा जो यहां पर अल्टीमेटली काउ की प्रोडक्शन में यहां पर हेल्पफुल रहेगा। 10 करोड़ रुपए की सरकार की द्वारा मदद की गई है इसमें। 5 लाख डोजेस पर ईयर यहां पर प्रोड्यूस की जाएंगी। 5 लाख ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जिससे यहां पर इंजेक्ट किया जाएगा आपका उसको, और फिर फीमेल काउ जो है प्रोड्यूस होगी, काउ का बर्थ होगा। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनियसली इंडिया में ही डेवलप टेक्नोलॉजी गौसोट। ये गौसोट नाम की टेक्नोलॉजी थी जिसको 5 अक्टूबर 2024 में यहां पर बनाया गया था, शुरुआत की गई सेक्स सॉर्टिंग के लिए। सेक्स सॉर्टिंग का मतलब वही फिर से मैं बता रहा हूं, फीमेल का, है ना। तो यहां पर फीमेल जो फीमेल को प्रोड्यूस करने वाला सीमन सेक्स सॉर्टिंग, तो वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी गौ सॉर्ट नाम से बनाई जा चुकी है। अब उसका जो स्टोरेज सिस्टम है, जो सीमन स्टेशन है जहां पर स्टोर करके रखे जाएंगी, वो पूर्णिया बिहार में बनाया गया। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेक्स सॉर्टेड सीमन विल बी अवेलेबल टू फार्मर्स को जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे है, कम कीमत पर अवेलेबल रहेगा। पूर्णिया सीमन स्टेशन एस्टेब्लिश किए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 84.27 करोड़ रुपीस दिए गए इसके तहत। ये अपने आप में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सीमन स्टेशन एंड गवर्नमेंट सेक्टर इन द कंट्री एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सीमन स्टेशन फॉर द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। सीमन स्टेशन 50 लाख डोजेस पर एनम यहां पर प्रोड्यूस करेगा और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेयरी सेक्टर इस रीजन की। सीमेन सेक्स सॉर्टिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ बर्थ ऑफ फीमेल काफ्स। यही चीज मैं शुरू से बता रहा हूं आपको, विद अबाउट 90% एक्यूरेसी, मतलब 90% चांस है कि यहां पर एक फीमेल बछड़ा ही पैदा होगा, जिससे काफी इकोनॉमिक बर्डन जो है डेयरी फार्मर्स के ऊपर कम हो जाएगा। ओके, सो आई होप सो कि पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अगली न्यूज है, एमएसडी ने रेज किया अप्रेंटिसशिप स्टिपेंड टू 6800 टू 12,300। सो 12,300 तक यहां पर 6,800 से लेकर 12,300 तक यहां पर स्टिपेंड्स जो हैं उसको इंप्रूव किया गया। अप्रेंटिसशिप के तहत जो बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको अप्रेंटिसशिप यहां पर उपलब्ध कराती है, बैंक्स के द्वारा अप्रेंटिसेस की भर्ती निकाली जाती है, तो उसमें जो आपको स्टाइपेंड्स मिलता है वो स्टाइपेंड्स बैंक्स के द्वारा या किसी की भी एजेंसी के द्वारा, तो वो स्टाइपेंड की जो वैल्यू है वो 6800 से बढ़ाकर 12,300 कर दी गई है फ्रॉम द प्रीवियस 5,000 टू 9,000। तो रेंज है ये आपका, पहले रेंज थी 5,000 से लेकर 9,000 तक मिलेगा, अब वो रेंज को बढ़ाकर 6800 से 12,300 तक कर दिया गया है। गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। हाइक जो है वो की गई है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम दोनों के तहत ये चीज आपकी की गई है। एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट्स मस्ट एंगेज 2.5 से 15% ऑफ देयर वर्कफोर्स एज द अप्रेंटिस। ओके, सो ये यहां पर 2.5 से 15% जो है उनका वर्कफोर्स एज द अप्रेंटिस काम करेगा। एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो अप्रेंटिस की सर्विसेज लेते हैं वो लोग अपनी जितनी भी उनकी पूरा जितनी वर्क फोर्स है उसका 2.5 से 15% तक अप्रेंटिस को रख सकते हैं। वैकेंट अगर कोई सीट बच जाती है तो उसको रीएलोकेट किया जाता है अप्रूवल्स के साथ। 1 ईयर गैप भी यहां पर अब चाहिए। अगर मान लीजिए एक जगह मैंने अप्रेंटिस कर ली तो अब दूसरी जगह तुरंत अप्रेंटिसशिप करने नहीं जा सकता, ऐसे तो बंदा अप्रेंटिसशिप ही करता रहेगा अलग अलग कंपनी में, नए बच्चों को ऐसे काम मिलेगा। तो भाई वो 1 साल का गैप एक अप्रेंटिसशिप दूसरे अप्रेंटिसशिप के बीच में होना चाहिए, अगर हो सकता है उसको पहले ना निकाला गया। ठीक है, तो ये चीज एक न्यूज आई है, एमएसडीजी ने अप्रेंटिसशिप स्टिपेंड 6800 से 12,300 कर दिया। अगली न्यूज यहां पर, इंडिया टू शोकेस क्रिएटिव प्रोइज एट द बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 इन साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में यहां पर आपका एक बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल साउथ कोरिया में होने जा रहा है। इसमें इंडिया ने अपनी कुछ मूवीज को यहां पर रिप्रेजेंट किया है और इंडिया की तरफ से डॉक्टर एल मुरुगन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ये भी वहां पर जाएंगे। और ये पहली बार मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन जो है वो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जा रही है। भारत पवेलियन सेटअप किया जाएगा यहां पर, BIFF ACFM, ये यहां पर इसके फुल फॉर्म लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट नहीं है। थीम रहेगी इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर द वर्ल्ड, ये थीम याद रख लेना। इस थीम के तहत वहां पर हमारा एक स्टॉल कह लीजिए, पवेलियन जो है, एक एरिया जो है लगाया जाएगा हमारे देश की मूवीज को प्रमोट करने के लिए। इसके अंदर स्पाइंग स्टार्स नाम की एक मूवी कंपीट करेगी इनॉग्रल कंपटीशन सेक्शन में। इफ ऑन अ विंटर नाइट, संजू सुरेंद्रन की मूवी कुक 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 कुक
ये और शेप ऑफ मोमो, ये सारी की सारी अंडर विजन एशिया सेक्शन के अंदर है, कंपीट करेंगे मतलब प्राइज के लिए। और इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं लाइक द बयान, डोंट टेल मदर, फुल प्लेट, करिंजी एंड आई पॉपी, ये मूवीज भी यहां पर अपने आप को प्रेजेंट करेंगी। इसके अलावा एशियन प्रोजेक्ट मार्केट में 5 इंडियन प्रोजेक्ट, 5 इंडियन मूवीज को रखा गया है फॉर द को प्रोडक्शन मार्केट, मतलब कोई और इस मूवी में यहां पर को प्रोड्यूसर बनना चाहता है तो लाइक द डिफिकल्ट डॉटर, लास्ट ऑफ देम प्लेग्स, लंका, द फायर, द मून, द मैजिकल मैन, ये ऐसी मूवीज है। वैसे हिंदी में नाम दे दिया, हिंदी में नहीं है नाम, इंग्लिश में ही आएगा। मुश्किल बेटियां क्या होता है भाई मेरे, है ना, ऐसे मत दिया कर। तो यहां पर आपका पढ़ तो लो। सो डिफिकल्ट डॉटर, लास्ट ऑफ देन प्लेग्स, लंका, मून, द मैजिकल मैन, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी इंडियन प्रोजेक्ट, जो कि मार्केट का कहा जाएगा कि किसी और को यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करना है इसकी को प्रोडक्शन में तो कर सकता है। मिनिस्ट्री आईबी भारत पर्व को होस्ट करेगा, कल्चर इवनिंग, जिसमें इंडियन आर्ट्स, म्यूजिक एंड क्यूजीन यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। और ये बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एशिया का सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल माना जाता है, लाइक दी जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल है वगैरह, उसी लेवल का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है ईफी इंडिया का, कांस उसी तरह का ये भी है। एशियन कंटेंडर फिल्म मार्केट सर्व एज प्रीमियम को प्रोडक्शन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टर जो हैं, पार्टनर जो है, जो आते हैं और इंडिया की मूवीज के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसको को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये यहाँ पर आपका दो चीजें हो रही हैं वहां पर, एक तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है बुसान में, और दूसरा एशियन कंटेंट एंड फिल्म मार्केट। तो बुसान फिल्म फेस्टिवल में हमारी तरफ से यहाँ पर कुछ मूवीज को डिस्प्ले किया जाएगा, ये नाम लिखे हुए हैं, याद होते हैं, बढ़िया बात है। और ये यहाँ पर कुछ मूवीज को यहाँ पर कहा गया है कि इनका हम को प्रोड्यूसर ढूंढे, इन्वेस्टर ढूंढे, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया और डीपीआईआईटी ने साइन किया एमओयू विद कार देखो ग्रुप के साथ। तो कार देखो के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, किसका? स्टार्टअप इंडिया का। स्टार्टअप इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन ने कार देखो ग्रुप के साथ किया, और इसके तहत क्या करेगा, जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं जो इसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, उनको मेंटरशिप चाहिए, उनको एक्सेस चाहिए, मार्केट की समझ चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो उसके लिए कार देखो जो है, कार देखो, आई होप सो याद होगा, शार्क टैंक में भी आया था इसके ओनर फाउंडर, कार देखो डीपीआईआईटी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है एक साथ मिलकर, ताकि स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर काम किया जा सके। फर्मियोनिक डिजाइन पार्टनर्स विद दी टीईपीएल। तो यहां पर ये थोड़ी सी न्यूज जो है, ये थोड़ी सी पढ़ने में बड़ी टेक्निकल है, इसमें आप पढ़ने जाओगे ना, बड़ा टेक्निकली चीजें, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर दूं कि इस न्यूज में आखिर यार कहना क्या चाहता है हमारा कवि। इसके अंदर कवि कहना चाहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है फर्मियोनिक डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने पार्टनरशिप किया टीईपीएल के साथ, दैट इज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। तो ये जो कोलैबोरेशन हुआ है इन दोनों का, इस कोलैबोरेशन में यहां पर इंडिया का खुद का इंडिया में बना हुआ एक 4 चैनल एक्स बैंड बीम फॉर्मर आईसी मॉडल FD3R4411 दिया जाएगा। तो यहां पर आपको जो याद करने वाली चीज है वो तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और तीसरी चीज ये वाली है। अब एक चीज करेगी क्या ये चीज, ये देखो नीचे बहुत कुछ लिखा भाई साहब, ये बनाया ग्रिड वे, वेफर लेवल, ये हाई परफॉर्मेंस, पता नहीं क्या क्या चीजें लिखी है। सिंपल सी बात है, इसके तहत ये ना एक रडार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक रडार बनाएंगे। ये रडार एक ऐसा रडार है जो बिना घूमे, रडार नॉर्मली घूमते रहते हैं, ये बिना घूमे एक जगह टिका रहेगा, स्टिल रहेगा, ठीक है। और स्टिल ये यहां पर बहुत एक्यूरेटली यहां पर आपका सर्विलियंस कर सकता है। तो यहां पर ये रहने दो, पढ़ लेना अगर पढ़ने की इच्छा हो तो। बस इस पैराग्राफ को याद कर लो और मेरी इस बात को याद रख लो कि रडार बनाया जा रहा है भाई साहब बिना घूमने वाला, है ना, सीधी देसी भाषा में बात करें तो वो चीज कौन कर रहा है? फर्मोनिक और टीईपीएल। इंडिया का पहला ऐसा कोई रडार बना, ये ज्यादा कचरा सा हो गया ना, थोड़ा मैं हटा देता हूं। तो फर्मियोनिक डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ये पहला, और ये है, बस इनके ऊपर फोकस कर लो और खत्म है ये वाली न्यूज पूरी। गोदरेज एरोस्पेस जनरल इलेक्ट्रिक ने एक डील साइन किया सैफरन एयरक्राफ्ट के साथ, इंजन्स फ्रांस। सो गोदरेज एरोस्पेस जनरल इलेक्ट्रिक ने एक सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन्स फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत यहां पर लीप इंजन के पार्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ लीप इंजन पार्ट्स फॉर एयरक्राफ्ट इंजन्स डेवलप्ड बाय द CFM इंटरनेशनल, इसके द्वारा यहां पर आपका बनाया जाएगा। तो गोदरेज ने साइन किया एक डील विद द फ्रांस सैफरन के साथ,
गोदरेज ने फ्रांस के सेफ्रन के साथ यहाँ पर डील साइन किया लीप इंजन पार्ट्स को यहाँ पर बनाने के। तो ये लीप इंजन पार्ट्स जो है बेसिकली यहाँ पर यूज किए जाएंगे एयरप्लेन्स में, बोइंग 737 और एयरबस A320 नियो में। ठीक है, तो ये विमान होते हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं। तो इन एयरक्राफ्ट्स में तकरीबन 2000 यूनिट्स यहाँ पर जो है ये इस पर्टिकुलर लीप इंजन की लगाई जाएंगी। इसके लिए गोदरेज एरोस्पेस और सेफ्रन एयरक्राफ्ट मिलकर यहाँ पर काम कर रहा है। गोदरेज एरोस्पेस इंडिया की कंपनी और सेफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन जो है फ्रांस की कंपनी, तो दोनों मिलकर यहाँ पर ये चीज बना रहे हैं। अगली न्यूज ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से आती हुई, और ये दिल्ली में होने वाला है। ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने वाला है। ये कॉन्फ्रेंस रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज, मतलब हो चुका है फर्स्ट एवर ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये बेसिकली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो कि यहां पर हुई थी रिलेटेड टू द मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। जो हमारे देश के बहुत सारे जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जो आपके पांडुलिपि जिसको बोलते हैं हिंदी में, अगर किसी को समझ आए, है ना, पुराने जो लिखी हुई चीजें हैं, है ना, तो वो सब चीजों को यहाँ पर डिजिटाइज करना, उनको बचाना, उनको डिजिटाइज करना, उनको नया रूप देना, यही है एक ज्ञान भारतम कॉन्फ्रेंस का एक मुख्य उद्देश्य। ज्ञान भारतम बेसिकली यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था, जिसमें यही फोकस था कि हम ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक करेंगे और उसके बाद हम लॉन्च करेंगे ऐसी चीज जो कि यहां पर रहेगी मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचाने के पर्पज से। इसके लिए 482.85 करोड़ रुपीस एलोकेट भी किए गए हैं। ठीक है, और 2024-31 तक इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑलरेडी 44.07 लाख मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो यहां पर आपका कृति संपदा डिजिटल रिपोजिटरी में यहां पर डॉक्यूमेंट किए जा चुके हैं, और इन्हीं को आगे और बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाएगा, बनाया जाएगा। फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर 60 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए। तो 2031 तक तो 482 करोड़ है, लेकिन 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए 60 करोड़ दिए गए। इसके अलावा ज्ञान पोर्टल और जीबीएम पोर्टल भी यहां पर लॉन्च किया गया, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू यहां पर इंडिया के जितनी मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज और नॉलेज रिसोर्सेज है वहां पर उपलब्ध रहेंगी, वहां पर अवेलेबल रहेंगी एक ही जगह पर। इसके अलावा ज्ञान सेतु भी लॉन्च किया गया, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन चैलेंज है। मतलब ये एक पर्टिकुलर चैलेंज, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, एक नेशनल लेवल का कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि यहां पर 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स टू मेक ओवर 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट असेसिबल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स यहां पर आपकी ये लॉन्च की गई। तो दैट इज ऑल्सो कंटेस्ट जिनको अवेलेबल कराया गया, जो किस तरह से स्टूडेंट्स, जिस तरह से स्टार्टअप्स, किस तरह से इंस्टीट्यूशन जो है एआई टूल्स को यहाँ पर बना सकते हैं कोई नया, जिससे यहाँ पर इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को असेसिबल किया जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। उससे रिलेटेड एक ज्ञान सेतु नाम का एक कंपटीशन, जिसमें फर्स्ट पोजीशन जो जीती आर रामाकृष्ण, मतलब हुआ नहीं, हो चुका है, सॉरी, आर रामाकृष्ण जो कि इनवर्स एआई के सीईओ हैं। दूसरी पोजीशन प्रोफेसर रवि किरण, और तीसरी पोजीशन वेंकट रवि तेजा और डॉक्टर अर्जुन घोष ने इस इवेंट को जीता। और इवन इस इवेंट में दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया, जो कि यहाँ पर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में, कि भाई दिल्ली डिक्लेरेशन का मतलब ये पूरे एक बार कॉन्फ्रेंस में क्या चीज हुआ, क्या हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे होना चाहिए, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब चीजें यहाँ पर आपकी रही। दिल्ली डिक्लेरेशन एक लास्ट में जो होता है ना, फाइनल हमारा वर्डिक्ट जो है वो इसमें लिखा जाता है और फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप कदमत सुवा फिजी में पहुंची। तो सुवा फिजी में यहां पर हमारे देश की जो कदमत नाम की शिप है वो वहां पर पहुंची, और ये वहां पर 3 महीने के लिए रहेगी, 3 महीने के लिए वहां पर डिप्लॉय की जाएगी। और ये यहां पर महासागर जो हमारा इनिशिएटिव है, महासागर, इस इनिशिएटिव के तहत इसको किया गया है कंप्लीट। ठीक है, तो महासागर के तहत किया गया। आईएनएस कदमत को 3 महीने के लिए वहां पर पहुंची, कहां पहुंची, सुवा फिजी में पहुंची। सुवा फिजी में यहां पर 3 महीने के लिए पहुंची आईएनएस कदमत। ठीक है, आईएनएस अरावली को यहां पर डिप्लॉय किया गया है हाल ही में गुरुग्राम में। कहा गया मेरा पेन, क्या होगा इसको, ओके। सो आईएनएस अरावली, अरावली हिल्स है ना, राजस्थान से, हरियाणा से होते हुए गुरुग्राम तक जा रही है। यहाँ पर ये अरावली हिल्स, अरावली रेंज, जो आप कह सकते हो कि पूरे इंडिया को भी यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो नीचे आपका दक्कन प्लेट्यू आता है, उसको भी यहाँ पर एक डिवाइड भी करती है, और साथ ही साथ जो विंड्स होती हैं उसकी मूवमेंट को भी काफ़ी कुछ करते हैं। अगर जियोग्राफिकली बताऊं तो खैर चलो छोड़ो। इंडियन नेवल शिप अरावली नाम से, अरावली रेंज के नाम से इसको यहाँ पर शामिल किया गया है हाल ही में। इसका नाम अरावली माउंटेन रेंज से रखा गया है, और ये कुछ शिप्स के पिछले दिनों में जो जो की गई यहाँ पर शामिल वो लिखा हुआ है।
दूसरा ASWC अंदरोथ नाम की GRSC से मिल गई। सो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कंपनी है, इससे यहां पर इंडियन नेवी को अंदरोथ नाम की दूसरी शिप, जो 8 शिप्स मिलनी थी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कैटेगरी की, जो टोटल 8 शिप्स मिलनी थी, उसमें से जो दूसरी शिप है जिसका नाम अंदरोथ है, वो GRSC के द्वारा यहां पर इंडियन नेवी को सौंप दी गई है। अब अगर आप थोड़ा सा पिछली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि सर यही तो GRSC ने हाल ही में ASWC नाम की 8वीं शिप, 8th शिप यहां पर आपका हाल ही में दी थी, उसका नाम अजय था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो कंफ्यूजन होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। तो अगर आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो गए, सर ये अभी दूसरी कह रहे हैं, आपने कहा था 8वीं। तो बेसिकली वो 8वीं यहां पर बनाई गई थी, हैंड ओवर नहीं की गई थी, तो 8वीं बन गई थी, लेकिन अभी हैंड ओवर की गई अंदरोथ नाम की दूसरी शिप। टोटल 8 शिप है, ये उसी सीक्वेंस की, मतलब उसके अंदर जो दूसरी है उसका नाम अंदरोथ है, जो 8वीं थी अजय थी, जिसको अभी हाल ही में यहां पर बनाया गया है और इसको हैंड ओवर किया गया इंडियन नेवी को। अंदरोथ जो है वो लक्षद्वीप में एक आइलैंड है, उस नाम से लिया गया। ये लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप है जो कि डीजल और वाटर जेट कॉम्बिनेशन से यहां पर बनी हुई है, लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, अलग से। 16 ये बनाई जानी है, जिसमें से 8 तो GRSC बनाएगी और 8 जो है कोचिन शिपयार्ड बनाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो उसके अंदर दूसरी जो है हैंड ओवर की गई है इंडियन नेवी को। इंडियन नेवी लॉन्च के 3rd शिप ऑफ, अरे सर आज तो बड़ी शिप ही हो रही है, DSC A22। ओके, DSC A22 यहां पर तीसरी शिप। 5 शिप्स डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंडर टीटागढ़ रेल सिस्टम के द्वारा यहां पर बनाई जानी थी। टीटागढ़ कोलकाता में है, तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा 5 ऐसी शिप डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट की बनाई जानी थी। उसकी जो तीसरी शिप है DSC A22, वो यहां पर इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च कर दी गई। फरवरी 2021 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 5 ऐसी शिप्स को बनाने का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और TRSL के बीच में हुआ था। और उसके तहत पहली जो शिप है A20 नाम की, वो 31 अगस्त 2023 को की गई, और ये A22 नाम की जो अगली शिप है उसको हाल ही में यहां पर तीसरी शिप जो है उसको लॉन्च। तो A20, A21, A22 इस तरह से है ना। तो A20 पहली थी, A22 तीसरी है, तो A21 बीच में भी आई थी। तो ये यहाँ पर आपका A22 को भी यहाँ पर हाल ही में हैंड ओवर किया गया। ये टीटागढ़ है ना। नॉर्मली हम GRSC, कोचिन शिपयार्ड, मैज़गोन डॉक शिप बिल्डर्स से समझते हैं, लेकिन ये टीटागढ़ रेल सिस्टम के द्वारा बनाएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन इसमें बनता है, तो दिमाग में टीटागढ़ का नाम भी याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर आप DSC A22 आए तो वहां पर मैज़गोन और गोवा शिपयार्ड या फिर आप GRSC आप टिक करके आओ, है ना। तो नाम ध्यान रखना, टीटागढ़ DSC से रिलेटेड है। जापान का एस्ट्रोस्केल ने साइन किया एग्रीमेंट NSIL के साथ। सो यहां पर एस्ट्रोस्केल जापान इनकॉर्पोरेशन ने यहां पर एक एग्रीमेंट किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत यहां पर न्यू स्पेस इंडिया जो है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहां पर आपका स्पेस क्राफ्ट जो है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV से यहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा जाएगा। तो PSLV जो है, जो लॉन्च व्हीकल है, जो रॉकेट जो भेजा जाएगा, वो इंडिया के यहां पर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा जाएगा और उसमें मदद करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। किसकी मदद करेगा? एस्ट्रोस्केल जापान की। अब ये जो भेजी जाएगा, ये मिशन जो है ईसा J1 नाम का जो मिशन है, ये मिशन है किस पर्पस से? ये यहां पर जो मिशन है दैट इज सपोर्टेड बाय जापान एरोस्पेस, जो जाक्सा है उसके द्वारा। ये बेसिकली जो वहां पर जो पुरानी सैटेलाइट्स, जो खराब हो चुकी सैटेलाइट्स हैं, उनको इंस्पेक्ट करने के पर्पस से ये है। तो जापान का एक मिशन है इन सीतु स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ईसा J1। इसके लिए यहां पर इसके अंदर जो लार्ज, जो बड़ी बड़ी डिफंक्ट सैटेलाइट्स खराब हो चुकी हैं, उन उपग्रहों का निरीक्षण किया जाएगा एस्ट्रोस्केल जापान इनकॉर्पोरेशन के साथ। उस निरीक्षण में यहां पर जो भी स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से भेजा जाएगा और उसमें उसकी मदद करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ओके, चलो अगली न्यूज। L सत्या श्रीनिवास को अपॉइंट किया गया इंडिया ED ऑफ द ADB। तो ADB दैट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक में इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पर जा रहे हैं कौन? L सत्या श्रीनिवास। ये वहां पर 28/2/2026 तक रहेंगे या फिर जब तक इनका 3 साल पूरे नहीं हो जाते हैं। और इवन ये बांग्लादेश, भूटान, लाओस, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंडिया की तरफ से तो है ही, लेकिन इनको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ADB के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि ये देशों के खुद से यहाँ पर कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं अपॉइंट होते, तो ये भी इन देशों को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इंडिया को तो करे ही करेंगे। नाम है L सत्या श्रीनिवास।
इंडिया की बात करें तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर, लार्जेस्ट बोरोवर है एडीबी का, जापान, यूएसए एंड चाइना के बाद। और इवन अप्रैल 2025 में यहां पर आपका एडीबी ने कमिट किया था $59.5 बिलियन सॉवरेन लैंडिंग, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर $59.5 बिलियन यहां पर दी है, इन्होंने पैसा देना था। और $9.1 बिलियन नॉन सॉवरेन, यानी गवर्नमेंट की गारंटी के बिना ही, मतलब गवर्नमेंट को नहीं, प्राइवेट एजेंसीज को इन्होंने पैसा देना तय किया गया था, कमिटमेंट की थी अप्रैल 2025 में। फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को यहां पर शपथ ली है नेपाल के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो नेपाल के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहां पर सुशीला कार्की जो हैं, उन्होंने शपथ ली। काफी नेपाल में काफी कुछ हो रहा था, उम्मीद करता हूं आप उसको हल्का फुल्का इधर उधर से आपने टच सुना होगा कि वहां के जो जेंजी थे, मतलब कि नई जनरेशन के जो लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया वहां की गवर्नमेंट को हटाने के लिए, करप्शन एंड एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए। शुरुआत इसकी हुई थी जब इन्होंने वहाँ सोशल मीडिया बैन किया, और फिर सोशल मीडिया बैन के बाद ये चीज़ सामने आई। तो केपी शर्मा ओली ने यहाँ पर आपका रिजाइन कर दिया अपनी पीएम पोस्ट से, और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट खाली थी। और जब तक अगले इलेक्शन नहीं हो जाते नेपाल में, जो कि अगले साल शेड्यूल किए गए हैं, तब तक यहाँ पर ये नेपाल की एक इंटरिम चीफ मिनिस्टर, ये पहली महिला और पहली फीमेल चीफ जस्टिस भी थी नेपाल की इस पोजीशन को पहुंचने वाली, और पहली फीमेल चीफ जस्टिस नेपाल बिटवीन 2016 से 2017 के बीच में पहली फीमेल चीफ जस्टिस भी रही थी। इनके द्वारा बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई है, लाइक द न्याय नाम की बुक है, कारा नाम की बुक है, यहाँ पर आपके ये जेल में गई थी उस दौरान लिखी थी। इवन बहुत सारे अवार्ड्स लाइक द संभव कानून पुरस्कार 2004 में भी इनको मिला था। तो ये एक इनके बारे में था। ये बनी है सुशाल कार्की, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर, काफ़ी चर्चा में रहने वाली खबर, तो याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ये नहीं तो इनके द्वारा लिखी हुई किताब पूछी जा सकती है, ये नहीं तो इनके द्वारा जीता गया अवार्ड पूछा जा सकता है। यू नेवर नो एग्जाम में इस तरह की न्यूज़ कैसे आ जाए। हाँ जी, अगली न्यूज़, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 ये है आपका लिवरपूल इंग्लैंड में हुई। इंडिया तीसरे स्थान पर रहा विद 2 गोल्ड और 4 मेडल के साथ। इंडिया के जो 4 मेडल जीते, उसमें यहाँ पर मीनाक्षी हुड्डा ने गोल्ड जीता, जस्मीन लंबोरिया ने गोल्ड जीता, नुपुर श्योरन ने सिल्वर जीता और पूजा रानी ने ब्रोंज मेडल जीता। हाल ही में एसबीआई पीओ का एक एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर एक ब्रोंज मेडल के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ब्रोंज मेडल पूजा रानी ने जीता, सिल्वर। ये 4 खिलाड़ियों के नाम इंडिया के याद कर लेना, और मैंने उतना ही दिया जितना याद करना है आपको। कजाकिस्तान टॉप पे, उज्बेकिस्तान, और इंडिया तीसरे स्थान पर। फाइनल इसके होंगे न्यू दिल्ली में, एक फाइनल मैचेस होंगे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप पे, वो न्यू दिल्ली में आयोजित होंगे। फिदे ग्रैंड स्विस 2025, तो यहाँ पर समरकंड उज्बेकिस्तान में हाल ही में यहाँ पर एक इवेंट हुआ, दैट इज द फिदे ग्रैंड स्विस 2025, जो कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन साइकिल 2026 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होने वाली है, उसका ही यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन साइकिल था, मतलब क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर ये इवेंट किया गया। तो डच ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी जो है ना, इन्होंने ओपन सेक्शन में जीता, और इंडियन ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू जो है, इन्होंने वीमेंस टाइटल में यहाँ पर दूसरी बार लगातार जीता। पहले 2023 में जीत चुकी हैं, और ये पहली प्लेयर बनी है जिन्होंने वीमेन ग्रैंड स्विस को 2 बार जीता है। 2 बार जीतने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, तो ये है ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू और अनीश गिरी, ये मेल फीमेल कैटेगरी में, इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर इस इवेंट को जीता है। और इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन निर्ग्यासी, निहाल सरीन इसमें 6th और 9th पोजीशन पर आपका रहे थे। और एक और चुकाने वाली बात इसमें हुई थी, 16 साल के अभिमन्यु मिश्रा, ध्यान रखना इंडिया से नहीं यूएसए से बिलोंग करते हैं, इन्होंने हराया वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डी को और बने यंगेस्ट प्लेयर वर्ल्ड चैंपियन को हराने वाले। क्लिप्स काफी वायरल हो रही हैं ये वाली, है ना, तो देखना कभी अगर आपको दिखी है तो, नहीं दिखी तो करना। सो ये है 16 ईयर ओल्ड अभिमन्यु मिश्रा ने हराया यहां पर आपका गुकेश डी को। ठीक है, वीमेन हॉकी एशिया कप 2025 कहां पर हुआ? गोंगशू कैनाल स्पोर्ट्स पार्क, हांगझाऊ, चाइना में हुआ इवेंट। इंडिया हार गए चाइना से फाइनल में, और वो यहां पर क्वालिफाई नहीं कर पाया आगे इवेंट में जो वीमेन वर्ल्ड कप होना है। और चाइना यहां पर 7वीं कंट्री बना इसमें क्वालिफाई करने वाला। बेल्जियम और नीदरलैंड जहां पर इवेंट होने वाला है वो तो है ही है इसमें। अब चाइना इस इवेंट को जीतने के बाद, वीमेन हॉकी एशिया कप जीतने के बाद इसको क्वालिफाई कर चुका है। ठीक है, and China claimed their 3rd Asia Cup title and secured direct qualification to the World Cup, है ना, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी टीम्स जो होस्ट है वो तो हुआ, इसके अलावा यूएसए, जर्मनी, अर्जेंटीना, स्पेन भी इसमें क्वालिफाई कर चुका है। इंडिया
का अभी चांस जो नेक्स्ट आएगा जिसमें वो अगर जीतती है तो क्वालिफाई हो जाएंगे, वो रहेंगे 2026 वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप, अपकमिंग वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। तो अगर कोई इस इवेंट को जीत जाता तो वो भी डायरेक्ट क्वालिफाई होता, फिर उसको वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जाने की नीड नहीं होती। लेकिन इंडिया को अब इसमें जाना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर जीतना पड़ेगा, तब जाके इस इवेंट में ये क्वालिफाई हो जाएंगी। 7 टीम्स ऑलरेडी इस इवेंट के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं। सर्वेश कुशारे बने पहले इंडियन हाई जंपर क्वालिफाइंग टू वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल। सो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप फाइनल में यहां पर आपका क्वालिफाई होने वाले सर्वेश कुशारे पहले इंडियन हाई जंपर बने हैं। पहली बार कोई वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई हुआ है। हाल ही में 20th एडिशन हुआ था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का टोक्यो जापान में, और उसके लिए नहीं होना है, इसमें ये क्वालिफाई किए हैं और पहली बार कोई इंडियन इस इवेंट में जाने वाला है। नाम है सर्वेश कुशारे। इन्होंने हाल ही में जो इवेंट हुआ उसमें 2.25 मीटर का जंप लगाया इन्होंने, और ये 9th पोजीशन पर रहकर यहां पर इस इवेंट में क्वालिफाई कर गए। इंडियन आर्मी से बिलोंग करते 2016 में इन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद लेटर ऑन ये इस तरह के फील्ड में यहां पर इवेंट में आना शुरू किए। इससे पहले 2019 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं साउथ एशियन गेम काठमांडू में, 2023 में सिल्वर मेडल एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, 2024 में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं पेरिस ओलंपिक्स में, और इस बार ये जाएंगे अब टोक्यो जापान में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। ठीक है। अपोलो टायर नेम न्यू जर्सी स्पॉन्सर इंडियन क्रिकेट टीम अंटिल 2027। सो 2027 तक अब इंडियन क्रिकेट टीम जो होती है उसकी जर्सी पर एक लोगो लगा होता है ना। अभी तक आपने वो लोगो देखा होगा ड्रीम 11 का लगा था, अब वो लोगो जो लग गया है वो अपोलो टायर्स का लग चुका है। तो अपोलो, क्योंकि ड्रीम 11 के ऊपर हाल फिलहाल में गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आई थी, उनके तहत यहाँ पर बैन कर दिया गया था। तो ड्रीम 11 अब इसका लीड स्पॉन्सर इंडियन टीम का हट गया है। इंडियन BCCI ने इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और अब यहाँ पर अपोलो टायर्स जो है वो यहाँ पर इंडियन टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर रहा, और अपोलो टायर्स का लोगो जो है अब इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर आपको दिखाई देगा। वो प्रत्येक मैच का 4.5 करोड़ रुपए देंगे, जो कि पिछली बार ड्रीम 11 के द्वारा 4 करोड़ पर मैच का दिया जाता, 4.5 करोड़ देंगे। और ये 579 करोड़ रुपीस में पूरी की पूरी डील हुई है। 121 मैचेस, जिसमें 21 ICC के भी मैचेस यहाँ पर होंगे। बाइलेटरल मैच मतलब 2 देशों के बीच में जो इवेंट्स होते हैं, है ना, और 21 ICC मैचेस होंगे, जो ICC वर्ल्ड कप हो या ICC चैंपियंस ट्रॉफी को जो ICC अपना ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइज करता है। फॉर्मर मेघालय के चीफ मिनिस्टर दोनवा धैतवेल्सन लपांग, इनका निधन हो गया। 1992 से 2010 के बीच में 5 बार मेघालय के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनको माहे कहा जाता था। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, पढ़ लीजिएगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फिर से बता दूं, लास्ट डे है इन दोनों का 6 महीने का, इसके बाद 1 ईयर का ही अवेलेबल रहेगा, और इवन ये प्राइस भी यहाँ पर बढ़ जाएगा क्योंकि 30% डिस्काउंट भी आज रात को एंड हो रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।